कैरियर बिल्डिंग के इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बात बताया था कि मुकदमा कैसे होता है, मुकदमा क्या होता है। सबसे पहले हम एक बात पर चर्चा करते हैं कि जब कोई व्यक्ति कहानी कहता है और जो उसके सुनने वाले होते हैं उस कहानी के, तो जब वो हुकारी पाते हैं तो पता चलता है कि वो लोग कहानी सुनने के प्रति इंटरेस्टेड हैं, उनमें रुचि है कहानी सुनने के प्रति। परंतु जैसे ही हुकारी पाना बंद हो जाता है, प्रत्युत्तर देना बंद हो जाता है, तो कहानी कहने वालों को मजा नहीं आता क्योंकि वो सोचता है कि अब सुनने वाला कोई है नहीं, सब लोग या तो सो गया या किसी का इसमें रुचि नहीं है। वही स्थिति यहाँ भी है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया या फिर जो कुछ भी किया तो आप लोगों ने देखा, तो इसके प्रत्युत्तर में अब 3 काम करना है। पहला तो है कि उसको सब्सक्राइब करना है, लाल बटन है। दूसरा कि बगल में एक घंटी है उसको बजा देना है, और फिर उसको लाइक करना है। ये 3 काम जो है जब आप कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग इसको सुनने के प्रति इंटरेस्टेड हैं, आप में रुचि है कि आप इसको कुछ सुन सके। तो आइए हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड के बाद हम लोग ये नया वीडियो हमारा आज शुरू है जिसमें हम मुकदमा के बारे में बता रहे थे। तो मुकदमा आमतौर पर 2 तरह का होता है। जो भी मुकदमा कोई हम पर करता है या हम लोग दूसरे के ऊपर करते हैं, यह 2 तरह का होता है। एक फौजदारी मुकदमा और दूसरा दीवानी मुकदमा। कुछ नए प्रकार के मुकदमे भी होते हैं जो फौजदारी और दीवानी की श्रेणी से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, किंतु आगे चलकर ये भी फौजदारी अथवा दीवानी दोनों में ही किसी एक में बदल जाते हैं। जैसे मानहानि का मुकदमा हुआ, डैमेज सूट होता है, नीलाम वाद होता है। ये सब मुकदमा जो है ये न फौजदारी होता है और न दीवानी प्रकृति का होता है। आगे चलकर यह बदल जाता है अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार और उसका विश्लेषण करने के अनुसार। फौजदारी मुकदमा क्या होता है? तो फौजदारी मुकदमा जो है इसको आमतौर पर हम लोग आपराधिक मुकदमा भी कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को जानबूझकर शारीरिक अथवा आर्थिक हानि पहुंचाया जाए तो यह अपराध की श्रेणी में जाता है, और इस प्रकार का जो मुकदमा होता है वह फौजदारी मुकदमा कहलाता है। जैसे मारपीट करना, किसी का अंग भंग कर देना, काट देना, फोड़ देना, किसी की हत्या कर देना, चोरी डकैती करना, छीन छोड़ करना, बलात्कार करना, अपहरण करना, जालसाजी करना, किसी के प्रति साजिश रचना, आग्नेयास्त्र का अवैध प्रयोग करना, या फिर और भी कई तरह के होते हैं। इस तरह से जानबूझकर जब किसी को हम शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, किसी के यहाँ चोरी कर लेते हैं, तो ये जो मुकदमा होता है वो फौजदारी के तौर पर होता है। और इसका निष्पादन जब होता है, जब सुनवाई करते हैं, तो अंततः इसमें जो सजा होती है वह जेल की सजा होती है। मतलब आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना आपको जेल के अंदर रहना पड़ता है। तो वैसा मुकदमा जिसमें जेल में रहना पड़े सजा के रूप में, तो उसको फौजदारी मुकदमा कहते हैं। ठीक इसके विपरीत होता है दीवानी मुकदमा। इसमें अंततः जो सजा होती है वह जेल की सजा नहीं होती है। इसमें जो भी सजा होती है वह या तो आर्थिक रूप में होती है या किसी अन्य रूप में होती है, या उसके बदले कोई सामग्री देना होता है, लेकिन इसमें जेल की सजा नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि मान लिया हम किसी से कुछ पैसा ले लिए और देने के समय मैंने बेईमानी कर दिया, मैंने कहा कि इतना नहीं है, उतना नहीं है, मैं ये नहीं दे सकता, अब पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरह का जो मामला होता है, या कोई आदमी कहे कि नहीं आपके यहाँ जो सामान है वो ये मेरा है, या खेतबाड़ी का जो मुकदमा होता है, किसी के खेत में किसी का 2-4 कड़ी 2-4 फीट निकल जाता है, तो इस तरह का जो मुकदमा होता है इसकी जो सुनवाई होती है, ये मुकदमा जो आता है वह दीवानी मुकदमा की श्रेणी में आता है। मतलब खेतबाड़ी का जो मुकदमा होता है, जमीनी विवाद जिसको कहते हैं, भूमि विवाद, और रुपए पैसे के लेन देन का जो मुकदमा होता है वह दीवानी प्रकृति का होता है। इसका जो फैसला होता है ये तो या तो किसी का खेत निकलेगा तो आप उसको दे दीजिएगा, या किसी का रुपया आपके यहाँ निकलेगा तो आप दे दीजिएगा। तो फैसला यही होता है, मतलब इसमें जेल की सजा नहीं होती है। तो ऐसा जो मुकदमा है उसको कहते हैं दीवानी प्रकृति का मुकदमा।
अब देखते हैं फिर आगे चलकर हम कुछ और, जैसे अब मुकदमा की शुरुआत होती कैसे है, मुकदमा कैसे शुरू होता है। कोई आदमी हम पर मुकदमा कर दिया, हमको पता नहीं चलता है, चुपचाप भी मुकदमा होता है। तो कहीं ना कहीं जब मुकदमा होता है तो आपको आभास पहले जरूर हो जाता है कि हम पर कोई मुकदमा करने वाला है, क्योंकि जब तक आप किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा झंझट नहीं कीजिएगा, किसी के यहाँ से आपका मुँहा ठोठी नहीं होगा, कोई बोलचाल नहीं होगी, कोई विवाद नहीं होगा, तो आप पर कोई मुकदमा तो ऐसे ही कोई करने नहीं जा रहा है। दूसरी बात है कि आपने किसी को या किसी का पैसा लिया है, आपने उसके बदले किसी को चेक दे दिया, आपका चेक बाउंस कर जाता है, आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा चेक बाउंस कर रहा है, और वह बैंक भी आपको सूचित करती है कि आपका चेक बाउंस होने जा रहा है। पार्टी भी चेक बाउंस होने के बाद आपको खबर करता है या फिर लीगल नोटिस भिजवाता है, तो आपको पता चल ही जाता है कि मेरे ऊपर अब मुकदमा होने जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में मुकदमा के बारे में आपको पहले से पता होता है कि कोई हम पर मुकदमा करने जा रहा है। तो मुकदमा की शुरुआत जो है वह दो तरह से होती है। दीवानी प्रकृति के जितने भी मुकदमे होते हैं वो सीधे कोर्ट में सुनवाई किए जाते हैं, कोर्ट में ही ऐसे मुकदमा दर्ज भी कराए जाते हैं। वो जिस तरह के न्यायिक दंडाधिकारी हो, चाहे वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी हो, सीजेएम कोर्ट हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तो जिस तरह का मुकदमा होता है उसके अनुसार जज यानी न्यायाधीश का चुनाव होता है, कोर्ट का चुनाव होता है, उसी तरह के कोर्ट में आपका मुकदमा दर्ज भी होता है, उसकी सुनवाई भी होती है। अब ये दीवानी प्रकृति का मुकदमा है जो सीधे कोर्ट में दर्ज कराते हैं, परंतु आपराधिक जो मुकदमा होता है वह कहीं ना कहीं आपको पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना पड़ता है, अथवा पुलिस स्टेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि आप जाते हैं और पुलिस जानबूझकर आपको परेशान करती है, आपके मामले को दर्ज नहीं करती है, कहती है झूठा केस है, गलत है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप सीधे कोर्ट चले जाइए और कोर्ट में जाकर वहां पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। फिर वो जब उसकी सुनवाई होगी तो 2-3 महीने के बाद कोर्ट से इंस्ट्रक्शन जाता है थाना को, संबंधित थाना को, जहां भी वह घटना होती है वह संबंधित थाना को इंस्ट्रक्शन जाता है, एक नोटिस जाता है, उसको निर्देश मिलता है कि आप इस घटना की प्राथमिकी को दर्ज करिए, और दर्ज करने के बाद फिर उस पर जो है उसका अनुसंधान कीजिए, उस पर आगे कोई काम कीजिए। तो ये मुकदमा की शुरुआत वहीं से होती है। परंतु जब थाना में मुकदमा दर्ज हो जाता है, कैसे होता है मुकदमा दर्ज, इसको भी जानिए। तो सबसे पहले एक सादा कागज पर आपको एक आवेदन लिखना होता है। उस आवेदन में आपके साथ जो घटना घटती है उन सभी घटनाओं का जिक्र बिल्कुल शेड्यूल वाइज करना चाहिए, एक एक बिंदुवार करना चाहिए। कब, कितने बजे, कहाँ, तो उसमें स्थान का भी जिक्र करना है, समय का भी जिक्र करना है, और किसके किसके द्वारा यह घटना घटी है, या तो वह जान पहचान का व्यक्ति रहा होगा या फिर अनजान रहा होगा, तो उसके साथ जिसने आपके साथ ऐसा किया है, इस सारी घटनाओं को एक सादा कागज पर लिख लेना है और फिर उसको थानाध्यक्ष से मिलकर उनको सुपुर्द कर देना है। अब वहां क्या होता है, ये पुलिस जांच के नाम पर आपके आवेदन को 2 से 3 दिन 4 दिन तक लटका कर रखती है कि जांच करेंगे, वहां जाएंगे, सुनेंगे, देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, मारपीट हुआ है, तो फिर 2-4 लोग तो जरूर कहेंगे कि झगड़ा झंझट हुआ है या कहीं आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, तो फिर वहां तो कोई ना कोई जरूर आदमी ऐसा होगा जो स्वीकार करेगा कि हाँ इनकी गाड़ी चोरी हुई, इन्होंने यहाँ कहा हम लोगों से, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इनकी गाड़ी चोरी हो गई। तो जब वो जांच लेता है तो फिर आपके मुकदमा को अपने रजिस्टर में दर्ज करता है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद एक मुकदमा का नंबर मिलता है जिसको FIR नंबर कहा जाता है। आप जो आवेदन देते हैं उस आवेदन को FIR करते हैं, और जब वह FIR उनके रजिस्टर में दर्ज हो जाता है तो हम कहते हैं कि प्राथमिकी दर्ज हो गई। फिर उसके बाद आपको प्राथमिकी संख्या अर्थात FIR नंबर मिलता है, तो आपका केस नंबर होता है, वो थाने से ही आपको मिल जाता है। और उसी पर इस तरह से देखिएगा तो इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें IPC की धारा
फलाना 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 ये लगाया गया 324, 323, 325, 354, 307, ये 308, 504, 34, 120 भी अन्य बहुत तरह की धाराएं होती है। सबका अलग अलग काम होता है, इसके बारे में भी आगे हम बताएंगे। तो ये सभी बातें यहाँ लिखी रहती है और इसमें लिखा हुआ रहता है कि दिस केस इज इन्वेस्टिगेटेड बाय फलाना, मतलब इसमें आयोग का नाम लिखा रहता है कि किस आयोग के द्वारा आपके केस की विवेचना की जाएगी, आपके केस का इन्वेस्टिगेशन कौन पदाधिकारी करेगा, उसमें उनका पद और उनका नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो ये तो किसी व्यक्ति को, किसी खास व्यक्ति को आपके केस दर्ज करने के बाद उसके जांच का जिम्मा मिल जाता है। अब थोड़ा जानेंगे हम लोग कि मुकदमा में कौन कौन सी धाराएं लगती है, किस किस काम के लिए कौन कौन सी धारा लगती है। तो आपने जो जिक्र किया मुकदमा में अपने आवेदन में, उस आवेदन के एक एक बिंदु पर धारा लगाया जाता है। जैसे अब मान लेते हैं कि कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो छोटा मोटा झगड़ा में प्राय धारा 323 लगता है, जिसमें छोटा छोटा मारपीट, किसी को एक थप्पड़ मार दीजिएगा तो आप पर केस हो सकता है, और इस केस के लिए धारा 323 लगाया जाता है। एक थप्पड़ मार देना है तो केस की धारा, जिसमें आईपीसी इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड विधान की धारा 323 का प्रयोग किसी को एक थप्पड़ मारने के लिए होता है। लेकिन आमतौर पर थाना में यह मामला दर्ज नहीं होता है, क्योंकि दर्ज करने से